Dear students, myself चंदन आलवानी, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का पावर शेयरिंग, उसका लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस सिंपल से आप इमेज में देखो, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें मैंने बनाया है पावर इन वन हैंड और या तो पावर इन सिंगल ग्रुप। दोनों कंडीशन में पावर का क्या होगा, गलत फ़ायदा उठा लिया जाएगा, उसका एडवांटेज उठा लिया जाएगा। इस एडवांटेज उठाने की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी के साथ अत्याचार करना, किसी के साथ भेदभाव करना, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। पावर का अगर गलत फ़ायदा उठा लिया तो देश में जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों के साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करूं तो जो सबसे पहला फॉर्म है उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ऑर्गन्स का नाम क्यों दिया गया है इसमें? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में बांट दिया जाएगा। पहले ऑर्गन का नाम है लेजिस्लेटिव, दूसरे ऑर्गन का नाम है जुडिशरी, थर्ड ऑर्गन का नाम है एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले बात करता हूँ लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसमें एक पर्टिकुलर सिंगल रूम में अपने देश के लिए जितने भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी नए कानून बनाए जाते हैं, वो कानून पास उसी रूम से होते हैं जिसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट को अपने इंडिया में और डिटेल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बोलते हैं। तो ये जो डिस्कशन के लिए एक एरिया हमें दिया गया है और एक अथॉरिटी दी गई है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एक ही जगह पे बैठ के वोटिंग देने के बाद कोई भी डिसीजन जो पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, उस पर्टिकुलर जगह को और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेजिस्लेटिव कहते हैं। उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। लेजिस्लेशन के बाद एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव उस इंसान को कहते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग लेवल पे। हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली जो पोस्ट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट लेवल की बात करूं तो हमारी स्टेट को जो प्रेसिडेंट करते हैं वो है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। इसके अलावा दोनों लेवल पे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उन सबको मिला के एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब आ जाता हूँ जुडिशरी पे। चाहे सिटीजन्स की बात करूँ, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, चाहे लेजिस्लेटिव की बात करूँ, या अपने देश में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी एक सिंगल इंसान की बात करूँ, उनको सज़ा देने का जिसको अधिकार है उसको जुडिशरी बोलते हैं। जुडिशरी के अंदर आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहने का एक सिंपल सा तरीका है, अपनी सरकार का जो वर्किंग है, अपने सरकार की जो वर्किंग है, जब डिसीजन को पास करना होता है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव में वो काम होता है। जब डिसीजन अप्लाई करना होता है या बनाना होता है तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। और अगर कोई भी सज़ा सुनानी है, कोई भी पनिशमेंट देनी है, तो वो जुडिशरी का काम है। इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। अब आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एट इक्वल लेवल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे जाती है? ऐसे जाती है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है और मेरा तीसरा दोस्त भी यहाँ खड़ा है, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, यानी तीनों के तीनों क्या है? सेम लेवल पे हैं। अब लेजिस्लेटिव की बात करूँ, जुडिशरी की बात करूँ, एग्जीक्यूटिव की बात करूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से एक बड़ी अथॉरिटी है, ये कहना गलत होगा। जुडिशरी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव से एक बड़ी अथॉरिटी है, ये भी कहना गलत होगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव या जुडिशरी से एक बड़ी अथॉरिटी है, ये भी कहना गलत होगा। तीनों का सेम लेवल है, तो जिसके हिसाब से इसको अपन ने एक और नाम दिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस फॉर्मेट का नाम है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका एक और नाम है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको एक और ऑब्जेक्टिव कहा गया है जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये जो चेक और बैलेंस है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तीनों इक्वल लेवल पे तो हैं, साथ ही साथ तीनों अपने इंडिपेंडेंटली वर्क तो करते ही हैं, पर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पे नज़र भी रखता है। दोनों जहाँ पे गलत करेंगे वहाँ पे उनको रोकेगा भी। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को नज़र भी रखेगा, चेक भी करेगा, बैलेंस भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, जहाँ गलत होंगे उनको रोकेगा भी। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव भी यही करता है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जहाँ पे कुछ गलत होगा वहाँ पे उनको रोकेगा भी और लगातार उन पे नज़र भी रखेगा। तो इसको सिस्टम ऑफ तीनों एक दूसरे पे कंट्रोल भी करते हैं, चेक भी करते हैं और जहाँ गलत होते हैं वहाँ पे उनको सुधारते भी हैं। इस तरीके से अपना पहला फॉर्मेट ऑफ पावर शेयरिंग बना जिसका नाम है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये अपने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का पहला फॉर्म है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं कि इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है, तो अपन उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चेक एंड बैलेंस का एक सबसे बड़ा वो देख लो कि इसका मतलब क्या होता है। लिमिटिंग द पावर ऑफ ईच ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसके अंदर अपने 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के पास बहुत अच्छी खासी पावर है, पूरे देश चलाने की पावर है, पर कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठाए उसके लिए तीनों इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अपनाया गया है। तो चेक एंड बैलेंस सबसे पहला काम क्या करता है, तीनों की पावर को लिमिट करता है और ये इंश्योर करता है कि नो ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा ऑर्गन नहीं होना चाहिए जो कुछ हद से ज़्यादा पावरफुल बन चुका हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ईच ऑर्गन चेक्स द पावर ऑफ अदर ब्रांच। हर ऑर्गन दूसरे ब्रांच की पावर को चेक करती है। इसका अपन एग्जांपल समझते हैं। कभी भी देश में एक जब नया कानून बनाने से पहले वो एक बिल होता है, एक बिल बनाया जाता है और उस बिल को इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव में किया जाता है। उस बिल को इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव में करना मतलब पार्लियामेंट में करा जाता है। पार्लियामेंट यानी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या तो विधानसभा। बिल इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है, या तो राज्यसभा, लोकसभा या तो विधानसभा, यानी अपन बोल सकते हैं पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है यानी लेजिस्लेटिव में हो रहा है। बिल इंट्रोड्यूस होना मतलब पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं कोई एक खड़ा होकर कहता है कि हमने देश के लिए ये सोचा है, और उस रिटर्न फॉर्म में जो उनके व्यूज़ होते हैं, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो एक पेपर के फॉर्म में लिखी हुई होती है जो सबके सामने डिस्कस किया जाता है, उसी को बिल बोलते हैं। सपोज करो जैसे जीएसटी देश के लिए एक नया कानून था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा था, तो पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिल प्रेजेंट करना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस बाय लेजिस्लेटिव। तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। पार्लियामेंट से ये शिफ्ट होता है सिग्नेचर के लिए, और किसकी सिग्नेचर, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए। पार्लियामेंट ये बिल एक बार प्रेजेंट होने के बाद अगर उसको कानून में कन्वर्ट करना है, उसको एक्ट में कन्वर्ट करना है, उसको लॉ में कन्वर्ट करना है, तो ये बिल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
सिग्नेचर के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सिग्नेचर कर ले वो, या तो सिग्नेचर नहीं करे। जब वो सिग्नेचर नहीं करता तो उसको बोलते हैं उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अगर साइन कर देता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल प्रेसिडेंट के पास आया है वो आफ्टर 2/3 मेजोरिटी के पास आया है। मतलब पार्लियामेंट में जब मीटिंग हुई थी, उसमें वोटिंग हुई थी, 2/3 मेजोरिटी जीतने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया, जिसको उसको कंपलसरी है बिल साइन करना। पर फिर भी उसके पास एक पावर है कि वो लेजिस्लेटिव की नहीं सुनेगा, वो सिग्नेचर करने से मना कर देगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? वीटो पावर बोलते हैं। अब अगर वो साइन नहीं होता तो ये बिल वापस कहाँ पे जाता है? लेजिस्लेटिव के पास वापस जाता है, यानी वो अपनी जहाँ से वो आया था वो उस जगह वापस चला जाएगा। और एक बार बिल प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद जब वापस पार्लियामेंट पे जाता है या वापस लेजिस्लेटिव में जाता है तो वापस से उसकी प्रोसेस चालू हो जाती है। जो 2/3 मेजोरिटी वाली प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब अगर दोबारा उस बिल को 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? वो लॉ बन जाता है बिना प्रेसिडेंट की साइन के। अब अगर वो बिना प्रेसिडेंट के साइन के लॉ बन जाता है तो या तो वो फेयर लॉ होगा, ऐसा कोई कानून होगा जिससे सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो, या तो कुछ ऐसा कानून होगा जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसमें सही नहीं होगा या पूरे देश का उसमें नुकसान है, जिसको अपन बोल सकते हैं अनफेयर लॉ। अगर वो फेयर लॉ है तो ठीक है, वो लागू हो जाएगा। अनफेयर लॉ है तो अब वो कानून बनने के बाद भी एक ऑप्शन है कि उस कानून को दोबारा हटाया जा सकता है। कैसे? जुडिशरी में लॉ सूट फाइल करना पड़ता है। ये लॉ सूट फाइल कौन कर सकता है? ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया फाइल कर सकते हैं। और एक बार ये लॉ सूट अगर फाइल हो जाता है तो लॉ कैन बी डीम्ड, फिर वो लॉ दोबारा कैंसिल हो जाता है, वो कानून रद्द हो जाता है। तो जुडिशरी के पास ताकत है कि एक बार कानून बनने के बावजूद उस कानून को दोबारा कैंसिल कर सकते हैं लॉ सूट फाइल करके। अब जुडिशरी ने जो कानून को कैंसिल कर दिया है तो या तो वो लेजिस्लेटिव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेटिव उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो लेजिस्लेटिव फिर से बोलता है, फिर से प्रपोज करता है कि नहीं वो कानून बहुत अच्छा था, उसको लागू होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं पीस ऑफ लेजिस्लेशन। और पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक बार लेजिस्लेटिव स्टार्ट कर देती है तो उस प्रोसेस जो 2/3 मेजोरिटी वाली प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इस बार उसमें कुछ चेंजेस लाने के बाद वो बिल फिर से बनाना शुरू हो जाता है। इससे हमने सीखने को क्या मिला? लेजिस्लेटिव में बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो एग्जीक्यूटिव के पास ऑप्शन है, या तो उसको वो मानेगा, साइन करेगा, या तो साइन नहीं करेगा। यानी यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव की पावर पे कंट्रोल कर रहा है। और अगर वो साइन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है लेजिस्लेटिव ने हार मान ली। लेजिस्लेटिव के पास भी पावर है दोबारा उसको कानून में कन्वर्ट करने की बिना प्रेसिडेंट के साइन की। मतलब यहाँ पे अब प्रेसिडेंट भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। और एक बार कानून बनने के बाद भी अगर वो फेयर लॉ है तो ठीक है, अगर अनफेयर लॉ है तो लेजिस्लेटिव के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, जुडिशरी उसे कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? वो लॉ को रद्द कर सकता है। और लॉ अगर एक बार रद्द हो गया तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के पास भी अनलिमिटेड पावर है। लेजिस्लेटिव इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस देश में डिसीजन मेकिंग में या पूरे के पूरे अगर मैं आपको बोलूं जो प्रोसेस अपने देश में होती है हर एक कानून बनाने के लिए या कानून को लागू करने के लिए, इन तीनों ऑर्गन में से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। सबको एक दूसरे पे कंट्रोल करने का अधिकार है। अब आ जाता हूँ सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, जिसको बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का क्या नाम था? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का नाम क्या है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम किया गया है कि एक सरकार बनाई है जो पूरे देश की सरकार होगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। एक ऐसी सरकार जो पूरे देश को चलाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ से ये पावर थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है, यहाँ की जो पावर है थोड़ी बहुत शिफ्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे देश को तो नहीं चलाएगी पर एक पर्टिकुलर रीजन और एक पर्टिकुलर प्रोविंस को चलाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं या यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। और उसके बाद भी ये पावर यहाँ पे नहीं रहेगी, पावर थोड़ी और शिफ्ट हो जाएगी लोकल लेवल पे, जो एक पर्टिकुलर एरिया चलाएगी, जिसको अपन म्यूनिसिपल या ग्राम पंचायत कहते हैं। इसका एक और नाम है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, तो ये ऊपर से नीचे चलती है, इसलिए इसको अपन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। और इसका एक और नाम है फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे मैंने आपको पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ाया अभी, जिसमें मैंने क्या बताया था, तीनों एक इक्वल लेवल पे होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग था। और उसका एक और नाम क्या था, सिस्टम ऑफ बैलेंस एंड चेक। बट इसके दो नाम और हैं, एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग और फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे आते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें SC, ST और कुछ माइनॉरिटीज़ हैं। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिनको अपना अधिकार नहीं मिला, तो उनको अधिकार देने के लिए कुछ पावर शेयरिंग की गई है। किस तरीके से, रिजर्वेशन के तरीके से। किस टाइप की रिजर्वेशन दी गई है, रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन दी गई है। रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके लिए पॉलिटिक्स में, उनके लिए पार्लियामेंट में, यानी MLA और MP के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है कि यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो या तो वो SC होना चाहिए, या तो ST होना चाहिए, या तो माइनॉरिटीज़ होना चाहिए। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी मिनिस्टर बनने की। दूसरी, एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के थ्रू हमने उनको क्या किया, उनके साथ पावर शेयरिंग करी है। और लास्ट है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। ये है पॉलिटिकल पार्टी A, ये है पॉलिटिकल पार्टी B। जब दोनों मिलके सरकार बनाती है तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। सपोज करो BJP और कांग्रेस दोनों मिलकर एक सरकार बनाई है किसी स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। यानी अब जो पावर है वो दो गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। टोटल 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पड़ी। फोर्थ वाली पावर शेयरिंग के फॉर्मेट का नाम है पावर शेयरिंग एमोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। थर्ड वाले का नाम है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ वाले का नाम है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और फर्स्ट वाले का नाम है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है अपना क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।